ब्राइट फ्यूचर सीधी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ का 5वां वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक नियोजन के उपागम। पाठचर्या में नियोजन के उपागम क्या होने चाहिए, या आपको हमारी शिक्षा जो है पाठ योजना पर आधारित होती है। नियोजन के उपागम में सबसे मुख्य भूमिका होती है पाठ योजना की। कोई भी शिक्षक जब तक उनका पाठ योजना ना हो तो वो शिक्षक जो है शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी नहीं बना सकते हैं विद्यालय स्तर पे। अगर हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें पूर्व निर्धारित पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। जिस कक्षा में हम जिस बच्चे को जिस विषय वस्तु को या जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा पाठ योजना पूर्व निर्धारित घर से ही बना के लेकर जाइए बच्चों को, और वहाँ बच्चों को पाठ योजना को सही से तरीके से व्यवस्थित ढंग के बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप नए विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो नए विषय वस्तु का चयन कीजिए। अगर आप पूर्व के विषय वस्तु को ही पढ़ा रहे हैं तो पूर्व के विषय वस्तु के अनुसार ही पाठ योजना का निर्माण कीजिए। तो पाठ योजना जो होता है वो आपको समय समय पर एक तरह से बच्चों को एक तरह से विकसित करता है, समझ विकसित करता है विषय वस्तु के प्रति, और बच्चों का आकलन और मूल्यांकन भी करता है पाठ योजना के अंत में। तो बच्चों का जो पाठ योजना होता है उसमें विषय वस्तु से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां उसमें होती है, और उस गतिविधि के प्रक्रिया में आपको बच्चों का समझ काफ़ी विकसित होता है, और उनका जो आकलन और मूल्यांकन भी होता है और सीखने का स्तर भी उसका आंचा जाता है कि बच्चे का, अगर बच्चा को हम पाठ्य योजना के अनुसार बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जो है सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, सीखने के किस स्तर पर है और सीखने के किस स्तर तक पहुंच चुका है, बच्चों का आकलन और मूल्यांकन भी करते हैं कक्षा के अंत में। तो इस तरह से पाठ्य योजना हो गया। उसमें पाठ्य योजना में एक चीज़ और होती है, वो आपको हो गया अनुभव का नियोजन। अनुभव, बच्चे जो है अपने वातावरण में, अपने परिवेश में, विद्यालय में, समाज में एक तरह से विभिन्न विषय वस्तु का अनुभव करते हैं, विभिन्न गतिविधि का, विभिन्न घटना का, विभिन्न व्यवहारों का अनुभव करते हैं। उसके आधार पर भी अपना अनुभव को विकसित करते हैं, उसका नियोजन करते हैं। जैसे कि बीजों को इकट्ठा करना, अपने वातावरण में वो परिवेश में किसी को देखा बीजों को इकट्ठा करना, तो उसके अंतर में एक अनुभव आया कि बीजों को कैसे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद अगर कोई उसके आस पड़ोस में कोई अगर डेयरी उत्पाद है, अगर तो उसको डेयरी का जो उत्पाद है तो उसका कोई पदार्थ है डेयरी का, और उसको उस पदार्थ को वो कैसे पैक करता है वो उसको देखता है, तो उसको भी वो अनुभव होता है और वो उसको नियोजन करना सीखता है। उसके ही हम कहेंगे अनुभव का नियोजन करना। उसके बाद आते हैं अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन। अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन, अनुशासन में के प्रबंधन में जो भाग लेते हैं सहभागी रूप से, उसे ही हम अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन कहेंगे। तो अनुशासन में सहभागी रूप से कौन भाग लेते हैं विद्यालय स्तर पे? वो होते हैं बच्चे और शिक्षकगण और विद्यालय से जुड़े हुए अन्य स्टाफ। वो जो होते हैं आपको अनुशासन के प्रबंधन से एक तरह से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी सहभागिता होती है उसमें कि अनुशासन को विद्यालय स्तर पे या विद्यालय के बाद स्तर पे किस तरह से बनाया जाए, जो बच्चे का स्तर और अनुशासन का स्तर जो है ऊंचा रहे। तो इसमें जो है सबसे पहले पॉइंट है बच्चे और शिक्षकगण का सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे कि पहले भी हम बोले बच्चे और शिक्षकगण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो कोई भी गतिविधि होगी, चाहे खेलकूद की गतिविधि हो, चाहे कोई प्रतियोगिता हो या संगीत प्रतियोगिता हो या वाद विवाद प्रतियोगिता हो, तो उसमें क्या होता है शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बच्चे की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुशासन बनाए रखने की, ताकि जो आपका जो गतिविधि है वह सफल हो सके। उसके बाद अनुशासन की बागडोर खासकर शिक्षकों के पास होती है। विद्यालय में किसी प्रकार की भी गतिविधि हो, किसी प्रकार का फंक्शन हो,
किसी तरह का गतिविधि हो, किसी तरह की बैठक हो, किसी तरह का कोई भी प्रयोजन हो, तो आपको चाहिए कि अनुशासन की बात और खासकर शिक्षक को हाथ में होती है कि वो बच्चे को किस तरह से रखे, विद्यालय की व्यवस्था को, विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को या किसी भी योजना को किस तरह से एक तरह से सुचारू ढंग से और व्यवस्थित ढंग से लागू कर सके। इसके लिए चाहिए कि शिक्षक को सबसे पहले अपने आप में अनुशासन लाए और बच्चों में भी अनुशासन पैदा करे ताकि वो योजना सफल हो सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अनुशासन विद्यालय सब किसी भी योजना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है शिक्षक का प्रभावी बनाने के लिए, किसी भी योजना प्रभावी बनाने के लिए। उसके बाद है बच्चों को सजा और यातनाएं देना हतोत्साहित करते हैं। बच्चों को अगर बच्चा त्रुटि कर रहे हैं, अगर अनुशासन में नहीं रह रहे या अनुशासन की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं ले रहे हैं सही तरीके से, तो बच्चे को ऐसा जरूरी नहीं कि मारना पीटना या नकारात्मक शब्द गाली गलौज करना, ये आपको एक तरह से बच्चे को सही दिशा नहीं प्रदान करेगा अनुशासन के रूप में। बच्चों को अगर आप सकारात्मक शाब्दिक दंड देते हैं, सकारात्मक शब्दों के माध्यम से, तो बच्चा अपने अंदर में समझ विकसित कर सकता है, अपने आप में सुधार ला सकता है, अपना अनुशासन में जो है सो सहभागी प्रक्रिया को निभा सकता है। ना कि नकारात्मक शब्दों से क्या होगा, बच्चों में हतोत्साहित की भावना प्रोत्साहित होगी और बच्चा जो है उनका जो शिक्षण का स्तर होगा और नीचा हो जाएगा और अनुशासन को तो वो फॉलो करेंगे ही नहीं। आगे आते हैं, बच्चों के कार्य में मदद करें। बच्चों के कार्य में मदद करते हैं, अनुशासन जो है सो बच्चों के कार्य में मदद करते हैं। कैसे? अनुशासन ही, ऐसा कि आप जानते हैं, अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है। अगर कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो शिक्षकगण कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें अनुशासन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि वो आपका कार्य जो है सफल हो सके और उस कार्य में मदद मिल सके, चाहे शिक्षक के द्वारा या अन्य विषय वस्तु के द्वारा जो आपको मदद मिल सके। वो कैसे होगा? वो अनुशासन के ही द्वारा होगा। उसके बाद है ऐसे नियम बनाए जो सहजता से पालन हो सके। कठिन से कठिन नियम बनाने से ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है सो हतोत्साहित हो जाते हैं, वो मार्ग से विचलित हो जाते हैं, परेशान होकर वो मार्ग से भटक जाते हैं। हमें ऐसा मार्ग बनाना चाहिए, ऐसा नियम बनाना चाहिए बच्चे जो सहजता से पालन कर सके और अपना विकास कर सके। आगे आते हैं, देरी से आने की सजा अकारण नहीं मिलनी चाहिए। बच्चे अगर परीक्षा चल रही है तो खासकर जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट भूमिका निभाते हैं उस समय। अगर बच्चे परीक्षा में अगर देरी से आते हैं तो खासकर सबसे ज़्यादा दैनिक दिनों से ज़्यादा जो है परीक्षा के दिनों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट भूमिका निभाते हैं शिक्षक, खासकर प्रधानाध्यापक, कि बच्चे देरी से क्यों आए, बच्चे उसको सज़ा देते हैं। लेकिन सज़ा देने से उसका हल नहीं होता है। उसका हल ऐसे होगा कि बच्चे जो अगर देरी से आ रहा है उसका कारण भी पूछना चाहिए, उसके कारण का पता लगाना चाहिए। हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गया हो, कहीं जाम लग गया हो, बहुत सारी प्रक्रियाएं कारण हो सकते हैं, उसके कारण का जरूर पता लगा तब भी बच्चों को सजा दे या नहीं दे। तो इस तरह से आपका जो है सो सब जो है 5 के अनुसार नियोजन, रूपागम और अनुशासन एवं समाज प्रबंधन का टॉपिक जो है समाप्त हुआ। अगर इस वीडियो में आपको एक भी पॉइंट, अगर एक भी शब्द अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में क्लिक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि अगली वीडियो जो है हमारी आप तक पहुंच सके। तो ऐसे आपका अगले वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप लोग खासकर बेल आइकन क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा मेन फोकस है अभी तक का जो मैंने जितनी वीडियो बनाई है, अपना कंसेप्ट अपने शब्दों में आप तक पहुंचा सके। अच्छा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।